अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? आप ठीक हैं? इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के मुतालिक पढ़ा था और अभी जो है हम आते हैं और एक एग्जांपल जो है वो इसके हवाले से करते हैं ताकि हम जो है इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो एग्जांपल हमारे पास है पेज नंबर 113 के ऊपर, सफ़ा नंबर 113 के ऊपर, मिसाल नंबर है 4.4। पढ़ते हैं मिसाल और फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एक रंग करने वाला 6 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जैसा कि शक्ल नंबर 4.25 में दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म का वजन 200 न्यूटन है। टेंशन 1 बराबर है 500 न्यूटन और टेंशन 2 बराबर है 300 न्यूटन हो तो रंग करने वाला कहाँ खड़ा है और इसका वजन कितना है, ये हमने यहाँ पर मालूम करना है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको हल करेंगे। एग्जाम्पल है 4.4। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्लेटफॉर्म है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और इस प्लेटफॉर्म को रस्सियों की मदद से यहाँ पर बांधा गया है। एक रस्सी यहाँ पर है और एक रस्सी जो है वो यहाँ पर है। ये वाली रस्सी जो है ये T1 है, ये रस्सी जो है ये T2 है। यहाँ पर इसका जो सेंटर है, सेंटर यहाँ से फर्ज कर लें A पोजीशन है, ये B है और ये C है, ये इसका दरमियान है इसका। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पेंटर है, ये फर्ज कर लें ये यहाँ पर किसी एक जगह पर खड़ा है, वो जगह हमारे पास O है। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का जो वजन है वो है 200 न्यूटन। जो टेंशन 1 है, टेंशन 1 की कीमत जो है वो 500 न्यूटन है। टेंशन 2 की कीमत जो है वो है 300 न्यूटन। अभी हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पर जो इसका आदमी खड़ा है, इस पेंटर का जो है वो वजन कितना है और ये किस जगह पर खड़ा है एग्जैक्टली ये हमें मालूम नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वज़न नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बी प्लेटफॉर्म का वज़न ये W1 है, ये इसका वज़न यहाँ पर है, इस वज़न को हम W2 के साथ जाहिर कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म का वज़न जो 200 न्यूटन है, इसको हम W1 के साथ जाहिर कर लेते हैं। अभी हमने मालूम करना है कि ये पेंटर जो है किस जगह पर खड़ा है और इस पेंटर का जो है वो वज़न कितना है। तो आए सबसे पहले हम इसका डेटा निकालते हैं। डेटा में हमारे पास दिया गया है कि T1 की कीमत हमें दी गई है जो कि है 500 न्यूटन, जो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। जाहिर है ये बांधा है इसको रस्सियों की मदद से, तो इस रस्सी में जो है इस वजन की वजह से टेंशन पैदा हो रही है जिसकी कीमत T1 और T2 है। T1 की कीमत 500 न्यूटन, T2 की कीमत जो है वो है 300 न्यूटन। हमारे पास जो वजन है इस प्लेटफॉर्म का वो W1 है और वो है 200 न्यूटन। W2 की कीमत हमने मालूम करनी है, W2 की कीमत मालूम करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुल फासला है, वो कुल फासला जो है, कुल जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। इसका आधा जो है वो C पोजीशन है और ये यहाँ पर C पोजीशन जो है यहाँ पर भी जो है वो 3 मीटर है और यहाँ पर भी 3 मीटर है। अभी हमने ये मालूम करना है कि इसका कौन सा जो है वो वज़न और इसकी पोजीशन जो है वो कितनी है, यानी OA जो है ये कितना है, ये हमने मालूम करना है। AC जो फासला है, AC हमारे पास फासला 3 मीटर के करीब है और CB या BC जो है वो भी 3 मीटर का यहाँ पर हमारे पास फासला है। इससे पहले हमने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, और इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर अमल कर रही हैं उन सब का मजमुआ 0 होना चाहिए। जितनी फोर्सेस एफ वाई एक्सिस के ऊपर अमल कर रही हैं उन सब का मजमुआ जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। अगर हम इसका जो है वो मिड पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पर ये जो वज़न है ये सब जो है वो नीचे की डायरेक्शन में अमल कर रहा है, नीचे की तरफ, और ये जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ अमल कर रही है। तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इसको अगर हम ले लेते हैं प्लस वाई एक्सिस, इसको हम ले लेते हैं मनफी वाई एक्सिस, तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो 0 होना चाहिए। चलें हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक
यहां पर जितनी फोर्सेस हैं मस्बत y एक्सिस की फोर्सेस बराबर होनी चाहिए मनफी y एक्सिस की फोर्सेस के चलें जी। एक्स मस्बत y एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन से फोर्सेस हैं, T1 है जमा T2 है, और y एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस मनफी y एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस आ रही हैं वो है W1 जमा W2। तो इन दोनों फोर्सेस का जो हमारे पास हासिल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक ये 0 है। T1 की कीमत हमें दी गई है 500 न्यूटन जमा T2 की कीमत 300 न्यूटन है। W1 की कीमत हमें दी गई है 200 न्यूटन और W2 की कीमत जो है हमें मालूम नहीं है, यानी ये जो यहाँ पर बंदा खड़ा है, पेंटर खड़ा है, इसका वजन कितना है ये हमें मालूम नहीं है। 500 और 300 ये हो जाते हैं 800 बराबर है 200 जमा W2। ये 200 यहाँ जमा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मनफी हो जाएगा, बराबर है W2। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 600 न्यूटन इसका जवाब आ जाएगा। यानी ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है पेंटर, इसका जो वजन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 600 न्यूटन। ये हमारे पास हो गई इसकी वजन जो है हमें मालूम हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी दूसरी शर्त जो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त थी उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और मालूम करेंगे कि ये जो पेंटर खड़ा है ये किस जगह पर खड़ा है, कौन से फासले के ऊपर खड़ा है। तो इक्विलिब्रियम की जो दूसरी शर्त थी, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अभी हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम यहाँ पर सामने लेकर आते हैं। अभी फर्ज कर लें कि ये जो है ये वाली जो साइड है T1 की साइड जो है वो हमारे पास, अभी T1 की वाली साइड की तरफ हम आते हैं जो हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क। अभी हम देखते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कौन सा टॉर्क होगा, ये ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये इस तरफ हरकत करेगा, यानी ये घड़ीवार टॉर्क है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर घड़ीवार टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये घड़ी की तरह हरकत कर रहा है, इसलिए ये जो टॉर्क होगा, घड़ी की सुई भी इस डायरेक्शन में हरकत करती है और इसकी जो ये T1 होगी ये भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर हरकत कर रही है, घड़ीवार सिम्त में हरकत कर रही है, इसलिए ये वाला टॉर्क जो होगा ये घड़ीवार टॉर्क होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये अपने वजन की वजह से जो है वो नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम देखें तो इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पैदा हो रहा है, इसके अंदर भी जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो दो टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ गए, दो जो टॉर्क हैं वो क्लॉकवाइज आ गए। हमने टॉर्क का जो फार्मूला था वो था फोर्स ज़रब फासला, यानी फोर्स मोमेंट आर्म। अभी हम देखते हैं कि इसका जो मोमेंट आर्म है, इस वाली फोर्स का मोमेंट आर्म जो T1 है, T1 का मोमेंट आर्म A और C के बराबर है। T1 का मोमेंट आर्म जो है वो AC है, जबकि ये T2 जो है इसका मोमेंट आर्म BC के बराबर है, और जो इसका मोमेंट आर्म है वो हमारे पास ये OC के बराबर है, ये इसका मोमेंट आर्म बन जाता है। इसकी कीमतें यहाँ पर लिखेंगे और फिर देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम क्या लेते हैं, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है T1 का, इसको हम टॉर्क जो है 1 कह देते हैं। ये वाला जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो T2 के लिए है, इसको हम टॉर्क 2 कह देते हैं, और ये वाला जो टॉर्क है इसको हम टॉर्क 3 का जो है वो नाम दे देते हैं। तो टॉर्क 1 बराबर है
टॉर्क 2 जमा टॉर्क 3। अब टॉर्क हमें पता है कि F ज़रब मोमेंट आर्म L के बराबर है। अभी हम इसकी कीमतें यहाँ पर लिखेंगे। ये इसकी जो होगी वो होगा T1 और इसका जो मोमेंट आर्म है वो AC के बराबर है, जो हमने यहाँ पर देखा था। AC बराबर है T2 हमारे पास जो टेंशन है T2 है, इसका जो मोमेंट आर्म है वो BC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BC जमा T3 जो है वो हमारे पास है W2, इसका जो मोमेंट आर्म है वो OC के बराबर है। तो इसका मोमेंट आर्म हम इसके साथ लिख लेते हैं OC। अभी इसके अंदर हम कीमतें लिख देते हैं। T1 की कीमत हमारे पास है 500 ज़रब AC की कीमत है 3 बराबर है T2 की कीमत है हमारे पास 300 ज़रब BC की कीमत भी 3 है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो 6 मीटर लंबा है, 3 मीटर जो है वो इसका मिडल है और उस मिडल से लेकर टेंशन 1 तक का जो फासला है वो 3 मीटर बनता है। जमा W2 की कीमत हमने मालूम की थी वो 600 है ज़रब OC। अभी हम इनको हल करते हैं। 1500 बराबर है 3 तिया 9, 900 जमा 600 OC। 600 OC हमारे पास इसकी कीमत आ जाती है। अभी ये यहाँ जमा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मनफी हो जाएगा। 1500 मनफी 900 बराबर आ जाएगा 600 OC। 600 OC। अभी इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कीमत 600 बराबर आ जाती है 600 OC। अभी हम क्या करेंगे, ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, यहाँ आएगा तो तकसीम हो जाएगा। 600 तकसीम 600 बराबर है OC। तो यहाँ पर हमारे पास जो OC की कीमत आती है, OC की कीमत आती है 1 मीटर। यानी ये O से लेकर C तक का जो फासला है वो 1 मीटर के बराबर है। यानी ये टोटल, अभी देखें यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर इसका O फासला था, ये A है, ये B है, ये B है, यहाँ पर ये बंदा खड़ा है और इस बंदे का यहाँ O से लेकर ये जो C तक का फासला है, ये O से लेकर C तक का जो फासला है वो 1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो 6 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है, 3 मीटर यहाँ पर था, ये 1 पे खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये O से लेकर C तक, यानी ये 2 मीटर A की तरफ है और C से लेकर O तक 1 मीटर के फासले पर है और A से अगर हम गिने तो ये 2 मीटर के फासले पर ये बंदा जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये जो है हमने जो इक्विलिब्रियम की शराइत पढ़ी थी, उन इक्विलिब्रियम की शराइत को हम इस्तेमाल करते हुए हमने आसानी से इसका फासला मालूम कर लिया कि ये जो पेंटर है ये किस फासले पर खड़ा है, और हमने ये भी देख लिया कि पेंटर का जो है वो मास कितना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम की शराइत देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की शराइत सबसे पहले देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विलिब्रियम की शराइत और इक्विलिब्रियम की हालतों के बारे में। इक्विलिब्रियम की 3 हालतें हैं। इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन की जो है इक्विलिब्रियम की हालतें, इक्विलिब्रियम की 3 हालतें हैं। नंबर 1 क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम। नंबर 2 गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, और नंबर 3 है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये इसकी 3 अक़साम है और हम इन तीनों अक़साम को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो तीनों इक्विलिब्रियम की अक़साम है वो कौन सी है। सबसे पहले हम आते हैं इक्विलिब्रियम की क़याम पज़ीर हालत के ऊपर। क़याम पज़ीर हालत या क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम। क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत ऐसी हालत है कि अगर हम इसको जिस्म को इक्विलिब्रियम की हालत में जिस्म पड़ा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं, वापस छोड़ देते हैं,
तो वो जिस्म जो है वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये एक हमारे पास किताब पड़ी हुई है, ये किताब जो है टेबल के ऊपर पड़ी है, या कोई भी चीज़ आप यहाँ देख लें, ये किताब जो है ये टेबल के ऊपर यहाँ पर पड़ी हुई है। ये किताब टेबल के ऊपर पड़ी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर है। अभी इस किताब को जब हम थोड़ा सा उठाते हैं, वापस छोड़ते हैं, तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है। जैसे फ़र्ज़ कर ले ये हमारे पास किताब है, किताब इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ी हुई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ़र्ज़ कर ले इसके दरमियान में है, इस जगह पर है। हम इसको जब थोड़ा सा उठाते हैं, उठाकर छोड़ देते हैं, तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इसका इक्विलिब्रियम ना तो ऊपर होता है और ना नीचे होता है, उसी पुरानी वाली जगह पर होता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास किताब है, इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम फ़र्ज़ कर लें ये नुक्ता है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस जगह पर। अभी आप देखें कि इसका इक्विलिब्रियम जो है उसकी इक्विलिब्रियम में क्या तब्दीली वाक़या होगी। ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, हम जब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो आप देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से क्या हो गया, ऊपर हो गया। यहाँ पर ये बुक पड़ी थी, ये इसका इक्विलिब्रियम है, ये इसकी पोजीशन है इक्विलिब्रियम की। जब हम इस किताब को ऊपर उठाते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम पहली हालत से, जहां पर इसका इक्विलिब्रियम था, जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाता है। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमने इसको ऊपर उठाया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया, जब हमने इसको छोड़ा तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसकी एक और मिसाल हम लेते हैं, कोन की मिसाल। जैसे कोन है, ये देखें ये यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इसका इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एक समवार सतह पर पड़ी हुई है। जब मैं इसको उठाता हूँ थोड़ा सा, इसको यहाँ से उठाया मैंने, ये तकरीबन जो है वो समझ लें कि यहाँ इस पोजीशन के ऊपर आ जाती है। ये कोन इस पोजीशन के ऊपर आ गई। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया। लेकिन जब मैंने इस कोन को छोड़ा तो ये कोन दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है कि जिसमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहता है थोड़ा सा हिलाने के बाद, और हिलाते वक्त इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर चले जाता है। इस तरह की जो हालत होती है इक्विलिब्रियम की हालत को हम क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी आते हैं क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की दूसरी हालत की तरफ, जो कि गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम है। गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम। अभी गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में क्या है, फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास बुक है और इस बुक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फ़र्ज़ कर लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ये वाली पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर मैंने ये नुक्ते के ज़रिए बताया है। अगर मैं किताब को इस तरीके के साथ बैलेंस करता हूँ और बैलेंस करने के बाद इसको छोड़ देता हूँ तो ये किताब फ़र्ज़ कर लें कि ऐसे ही खड़ी है, इसी पोजीशन में ये किताब खड़ी है। अभी जब मैं इस किताब को छोड़ूंगा, जब इस किताब को थोड़ा सा हिलाकर मैं छोड़ूंगा तो किताब या इस तरफ गिर जाएगी या ये किताब इस तरफ गिर जाएगी। दोनों सूरतों में इस किताब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो नीचे हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे हो जाता है और दोबारा जो है ये अपनी जगह पर नहीं आती है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास किताब थी, इस किताब को जो है वो मैंने इस पोजीशन में यहाँ पर इसको खड़ा किया, यहाँ पर इस पोजीशन में इसको इक्विलिब्रियम की हालत में लेकर आया। जब मैंने इसको छोड़ा, जब मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया और हिलाने के बाद जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये किताब जो है वो यहाँ पर इस पोजीशन में आ जाती है। पहले इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, बाद में इसका इक्विलिब्रियम जो है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे गिर जाता है। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर था,
बाद में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर जाता है, वापस ये किताब उसी जगह पर नहीं आती। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है इसको हम कहते हैं कि ये गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम है। जैसे हम एक कोन की मिसाल लेते हैं कि ये कोन है, इस कोन को मैंने इस पोजीशन में यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो है इसका यहाँ पर है, इसको ज़मीन पर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। क्या होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा तो ये क्या होगी कि कोन जो है वो नीचे गिर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और जो है क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, पहले इस पोजीशन पे था, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसका नीचे गिर गया और ये वापस जो है वो अपनी जगह पर नहीं आई। अगर इस तरह का इक्विलिब्रियम है कि जिसमें अगर जिस्म को थोड़ा सा हिलाया जाए और जिस्म जो है वापस अपनी जगह पर ना आए और हिलाने के दौरान उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाए, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अभी हम आते हैं इक्विलिब्रियम की तीसरी हालत की तरफ, जो कि है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे फर्ज कर लें यहाँ पर एक बॉल है, बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर है। अभी अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा हिलाता हूं तो क्या होता है कि ये बॉल यहां से आकर यहां पर आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है। दोनों सूरतों में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बरकरार रहता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। अगर इस तरह की हालत हो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली वाक़या ना हो और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहे, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। चलो दोबारा आते हैं और इसको जो है दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम है क्या? हमने ये पढ़ा था कि एक जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा अगर वो जिस्म हालत सुकून में है, अगर वो जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम की दो शराइत हमने पढ़ी थी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसकी दो हालतें पढ़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में जिस्म सुकून की हालत में होता है, रेस्ट की हालत में होता है, उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो जीरो के बराबर होती हैं। अभी हम बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की हालतों की तरफ। इक्विलिब्रियम की जो पहली हालत थी उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की पहली हालत ऐसी हालत है कि जिसमें अगर जिस्म को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दिया जाए तो जिस्म वापस अपनी हालत में आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि हिलाने के दौरान उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर हो जाता है। जैसे मैंने आपको इस बुक की मिसाल दी कि इस बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, जब मैं इस बुक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिलाता हूँ या छेड़ता हूँ तो क्या होता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की निस्बत थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। लेकिन जब इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस आकर अपनी जगह पे आ जाती है, दोबारा ये किताब अपनी जगह पर आ जाती है। अगर कोई किताब या जिस्म ऐसा हो कि उसको हिलाने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाए तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर हमने यहाँ पर कोन की मिसाल दी कि कोन ऐसे पड़ी हुई है और कोन को जब हम थोड़ा सा हिलाते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन जब इसको छोड़ते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है और ये जो है बिल्कुल उसी पुरानी जगह पर ये वापस आ जाता है। दूसरी इक्विलिब्रियम की जो हालत हमने पढ़ी थी उसको हमने कहा था कि ये गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम है। गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसके अंदर अगर जिस्म को थोड़ा सा हिलाया जाए तो वो जिस्म दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आता, जिस हालत में वो होता है उस हालत में वो नहीं आता। और इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि किताब को मैंने ऐसे रखा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है किताब को, जब किताब को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ेंगे तो क्या होगा कि किताब या इस तरफ चले जाएगी या इस तरफ आ जाएगी। दोनों सूरतों में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ था, जो ये मिड पॉइंट है जिसको मैंने मार्कर के साथ मार्क किया हुआ है, ये या तो नीचे चले जाएगा या इस तरफ आ जाएगा। दोनों सूरतों में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की निस्बत नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था
ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। थोड़ा सा हिलाने के बाद जब हमने इसको छोड़ा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ आ गया, और दूसरा ये दोबारा जिस्म जो है वो अपनी पहली वाली हालत में नहीं आया। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम की ऐसी हालत है कि अगर हम इसमें जिस्म को हिलाएं तो क्या होता है कि जिस्म अपनी जगह तब्दील कर लेता है, लेकिन उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एक जैसी रहती है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। तो ये हमारे पास जो है वो बुनियादी तौर पर हमने इसकी न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की 3 हालतों के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये जो इक्विलिब्रियम की 3 हालतें हमने पढ़ी हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।